बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजल करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात को समझ सकें। नाज़रीन, जिस तरह से मेरे बैकग्राउंड से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं और मैं मौजूद हूँ डिग रोड रेलवे स्टेशन पे। और जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हम अपने अजीज़ों को यहाँ से सवार कराने आए थे और जब टिकट बुक कराए गए थे तो बताया गया था कि सक्कर एक्सप्रेस जो है वो रात 11 बजे कराची से रवाना होगी। लेकिन रात का ये पहर है, आप देख सकते हैं कि कितनी ठंड है। और इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने जो तकरीबन 12:10 या 12:15 पे मैंने बनाया था और उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, किस हाल में हैं। और अब जो है तकरीबन 2:30 बजने को है और सक्कर एक्सप्रेस का कोई अता पता नहीं है। और कैंट स्टेशन पे कुछ लोग हमारे वहाँ से भी सवार हो रहे हैं। जब हमने अपने अजीज़ों से कैंट स्टेशन पे रब्ता किया तो वो बता रहे हैं कि जब ख़बर चली है आपके कहने पे 2-3 चैनल्स पे, तो अनाउंस हुआ है कि सुबह 4 बजे सक्कर एक्सप्रेस चलेगी। तो आप ये बताएं कि उस गरीब आवाम का क्या कसूर है कि जिसको आपने 11 बजे का कहा। यहाँ लोग बैठे हुए सुरजानी से आए हुए, उनका कहना यह है कि क्योंकि रास्ता तवील था, ट्रैफिक बहुत होता है शहर के अंदर, तो हम तकरीबन 9:30 बजे से डिग रोड स्टेशन पे यहाँ आके बैठे हुए। इसी तरह कैंट स्टेशन पे लोग जो है दूर दराज के तकरीबन 8:30 और 9:15 और 10 बजे तक से वहाँ पे बैठे हुए। उन गरीबों का, आवाम का क्या कसूर है जो पैसे दे के परेशानी ख़रीद रहे हैं। यानी आवाम ने टिकट बुक कराए वक्त से पहले और पैसे दिए और ये परेशानी जो है वो भुगत रहे हैं। तो अगर आपको सुबह 4 बजे 5 बजे ही लेके जाना था पब्लिक को, तो आप अनाउंस कर देते, आप घरों पे फ़ोन करके कह देते। आप किस लिए फ़ोन नंबर लेते हैं? इस जदीद टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा जब आप लोग जाहिल हैं, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर यहाँ पे मुझे कई नौजवान मिले थे जिन्होंने मुझे दिखाया कि 10-10 इंक्वायरी नंबरों पे फ़ोन किए गए हैं, गूगल से सर्च करके भी किए हैं, और जो आम तौर पे मिल जाते हैं नंबर, तो वहाँ कोई उन नंबरों को रिसीव करने के लिए मौजूद नहीं है। सब घरों में कंबलों में घुस के मज़े से अपने बीवी बच्चों के साथ आराम कर रहे हैं। और वो गरीब आवाम जिन्होंने आपको टिकट दिया, जो आपको टैक्स देते हैं, जिनके टैक्सों पे आप पल रहे हैं, वो यहाँ अपने बच्चों को और बहनों को, बेटियों को लेके ख्वार हो रहे हैं। तो नादरीन, अमूमन आजकल जब मैं व्लॉग बना रही हूँ वो मेरा टॉपिक है पॉलिटिक्स की बहुत ज़्यादा ख़बरें हैं, लेकिन अभी मैं उस पर कोई बात नहीं करूँगी। एक तरफ मैं ये ख़ुद जो अपने मेहमानों के साथ यहाँ आई थी, जैसा कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से आप देख रहे थे कि फैमिली में शादी थी और हम वहाँ मसरूफ़ थे। और जब अब सब हमारे रिश्तेदार जाने को हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं, तो हम ये हाल देख रहे हैं जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रात का ये पहर है, सर्दी का ये हाल है कि हमने डबल तिबल कपड़े पहने हुए हैं। ये मैंने अंदर जीन्स की शर्ट पहनी हुई है, ऊपर से ये स्वेटर अलग पहना हुआ है, फिर ये मेरा पूरा ऊनी स्कार्फ़ है, ये मैंने ऊनी स्कार्फ़ पहना हुआ है, फिर ये शॉल भी पहनी हुई। उसके बाद भी मुझ में थरथराहट आ रही है क्योंकि पूरा ओपन एरिया है यहाँ। तो सोचें कि हम जो बड़े हैं, हमसे ये सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही, तो वो नन्ही सी जाने जो छोटे बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनका हाल क्या हो रहा होगा। तो आवाम का क्या कसूर था? आप इतने जाहिल मुतलक हैं। अगर आप फ़र्दन सबको फ़ोन नहीं कर सकते तो अब तो व्हाट्सएप ग्रुप बन जाते हैं, 2-2, 300, 400, 500 के ग्रुप बना के आप उनको मुत्तला कर देते कि आप अपने घरों से 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे ना निकलें। आप लोग 3:30 बजे अपने अपने स्टेशनों पे पहुंच जाएं और ट्रेन जो है 4 बजे चलेगी। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, चलें, हो जाता है। अच्छा, फिर यहाँ पे बहाना ये बनाया जा रहा है फ़ोक है तो सबके लिए फ़ोक है ना। 5-6 ट्रेनें अब तक हमारे सामने से गुजर के चली गई, क्यों? उनके लिए फ़ोक नहीं है? तो मैं भी आपसे कह रही थी कि मैं बिल्कुल इस वक्त मूड में नहीं हूँ कि मैं आपसे ख़बरें शेयर करूँ, कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में आपको बताऊँ कि क्या चल रहा है, पीपल्स पार्टी के बारे में क्या चल रहा है, नून लीग के बारे में क्या चल रहा है, MQM पाकिस्तान के बारे में क्या चल रहा है। बिल्कुल वो नहीं। एक वीडियो जो यकीनन आपने देखी होगी उस खातून की, कि जो पैरों में पड़ के कह रही है कि हमारे ख़िलाफ़ FIR नहीं काटो, जिसने KSC के हुक्काम को थप्पड़ मारा था, उनके एहलकारों को थप्पड़ मारा था। उसके बाद
وہ ہاتھ جوڑتی رہی, پیر پکڑتی رہی اور اس کی FIR کٹ گئی. آپ دیکھیں جس سیاستدان کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ایئرپورٹ کے اوپر تھم نیل لگانے کے لیے, بائیو میٹرک کے لیے دم ہلاتے ہوئے لوگ ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتے ہیں. رات کے 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں, اور اس خاتون جو ملک کو قوم کی بہن ہے, بیٹی ہے, اتنے للکنے کے باوجود اس کی FIR کاٹ دی گئی. اور وہ بچی کہتی رہی کہ آپ میری FIR نہیں کاٹیں, میں ان اہلکاروں کو جن کو تھپڑ مارے تھے ان سے معافی مانگ لوں گی. آپ میری FIR نہیں کاٹیں. مگر جس ملک میں اپنی مرضی سے اپنے لاڈلوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے رات کے 12 بجے عدالتیں سج جاتی ہیں, اسی ملک کے اندر قوم کی بیٹی کی یہ بے عزتی ہوئی کہ اس کی FIR بھی کٹ گئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو ٹڈے لائن کیا گیا. یہ ویڈیو یقیناً آپ سب نے دیکھی ہوگی. آپ نے یہ ویڈیو دیکھی, وہ قوم کی بہن بیٹی کس طرح سے پیروں میں پکڑ رہی ہے, پیر پڑ رہی ہے, کہہ رہی ہے میری ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں, میں میری پیر پکڑتی ہوئی ویڈیو بنا کے وائرل کر دیں. اور کتنی باحجاب, تمیزدار, اچھے خاندان کی وہ خاتون ہے. اگر اس نے جذبات میں آ کے ایسا کر دیا تو کیا ہوا؟ میرا تو بس میں بولتی ہوں نا تو پھر ہوتا ہے کہ نجم زہرا بولتی ہے. یہ نوجوان کی باتیں سنیں, یہ کیا کہہ رہا ہے, اور میرے خیال سے 100% ہی درست کہہ رہا ہے. اور بے حس ہو گئے کراچی والے. کراچی والوں نے اپنی غیرت کھو دیے, مردہ ہو گئے کراچی والے کہ ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پہلے اگر کسی ایک کے ساتھ کچھ ہوتا تھا نا, پورا کراچی سڑکوں پر ہوتا تھا, مگر اب کراچی والے بے حس ہو گئے, بے حس. یہ سنیں نوجوان کیا کہہ رہا ہے. کراچی کی بہنیں بیٹیاں لاوارث ہیں یا نہیں ہیں, آج اس بات کا فیصلہ کرنا ہے. کہ الیکٹرک کو یہ بات بتانی ہے کہ بہن بیٹی کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرو گے نا, آخری درجے تک جا کر وہاں لے جا کر چھوڑیں گے جہاں پانی بھی نہیں ملے گا. ہوا یہ کہ اب سے چند روز پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, خاتون جو کہ الیکٹرک کی گاڑی کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, اور کہ الیکٹرک کا جو عملے کا فرد ہے اس کو انہوں نے 2-4 چپیٹ رسید کر دی ہے. بہت غلط کیا ہے, قابل مذمت ہے یہ عمل. لیکن اس کے پیچھے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس عورت کے گھر پہ, جو کہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے, اس کے گھر میں 25 سے 30 ہزار روپے جو ہے وہ کمائے جاتے ہیں. اس کے گھر پر 11,000 روپے کا بل بھیجا جاتا ہے. گھر کے اندر وہ AC نہیں چلا رہی, فریج نہیں چلا رہی, اور جب وہ بل نہیں بھرا جاتا تو یہ بجلی کاٹنے آ جاتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ غصے میں آ کے کچھ نہ کچھ تو کرے گا, کیونکہ جب آدمی اپنے گھر میں موجود بچے کو 2 وقت کے بجائے 1 وقت فیڈر پلائے اور 1 وقت کے پیسے بچا کے دودھ کے تمہارا بل بھرے گا نا, تو دل میں جو غبار ہوتا ہے نا, جو غصہ ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں نکلتا ہے. تو اس نے وہ چپیٹ رسید کر دی ہے, اس نے بدتمیزی کی, وہ غلط تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے جواب میں کے الیکٹرک کیا کر رہی ہے, کیونکہ ان کو اپنے کارکن کی, اپنے فرد کی عزت اتنی پیاری ہے کہ کے الیکٹرک اس عورت کے خلاف FIR کٹوانے چلی گئی. پولیس, وہ محکمہ جس کے پاس آپ اپنے چھنے ہوئے موبائل اور چوری کی موٹر سائیکل کی FIR کٹوانے جائیں گے, تو اس کے اوپر بھی پولیس آپ سے 100 سوال کر کے کہی کہ کچا پرچہ کرا لو. لیکن اس 2 تھپڑوں کے نتیجے میں پولیس اس عورت کے اوپر پورا کا پورا مقدمہ کر رہی ہے کہ اب تم پہ FIR ہوگی, تمہیں یہاں سے گرفتار کیا جائے گا, تمہاری عزت کا جنازہ نکالا جائے گا. اور وہ عورت اس وقت ان تمام لوگوں کے بیچ زمین پہ بیٹھ کر ان کے پیروں میں پڑ کے معافیا مانگ رہی ہے, اور وہ کہہ رہی ہے کہ میری ویڈیو بنا کے وائرل کر دو, لیکن پلیز میرے اوپر یہ مقدمہ نہیں کرو, مجھے اس ذلت سے بچا لو. اور سامنے والا کا رویہ یہ کہ ہاں ٹھیک ہے بس بیٹھو, یہی ہوگا تمہارے ساتھ. اب مجھے بتائیں کہ مطلب کہ کہاں جائیں. یہ کراچی کی بیٹیاں, کراچی کی بہنیں اس لیے ہیں کہ کسی بھی بدبخت کے پیروں کے اندر ان کو پڑھ پڑھ کے معافیا مانگنی پڑیں گی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس عورت کا رویہ صحیح تھا, لیکن کے الیکٹرک کون سا دودھ کا دھلا ہے بھائی, کہ الیکٹرک پر اس وقت بھی ایک ادارے کے 800 ارب روپے واجب الادا ہے. بتائیں کتنے مقدمے بن گئے کہ الیکٹرک نے کراچی کے تانبے کے تار بیچ کے کھائے, انہوں نے اتار کا پورا تانبا پورا کا پورا کاپر بیچ دیے. کتنے مقدمے آپ نے بنا لیے. کراچی کے اندر صرف ایک ہیٹ اسٹروک کے اندر 5,000 لوگ مار دیے جاتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ کہ الیکٹرک بجلی نہیں دے رہا تھا. بتائیں کتنے مقدمے آپ نے بنائے. اور باضابطہ طور پہ جو یہ قاتل ہیں کہ ارتھ وائر
के कनेक्ट नहीं करते, अर्थ का इंतजाम नहीं करते। बारिशों के अंदर जो कराची वाले करंट लग लग कर मरे हैं, उसका जवाब कौन देगा? कितनी मर्डर की एफआईआर कटी हैं, बल्कि आपके इलेक्ट्रिक के दफातर के अंदर चले जाएं, इन्हें बड़ी इज्जत बड़ी उछल रही है ना, बड़ी इज्जत याद आ रही है ना। इनके दफ्तर के बाहर जाकर खड़े हो और अंदर से जो लोग निकल रहे हैं उनसे पूछो कैसा रवैया था। अंदर महसूस होता है कि इसराइलियों के दरमियान में फलस्तीनी जाके बैठा हुआ है, चारों तरफ से एक बंद है, आप जो है वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिल जितना आ गया वो भरना पड़ेगा, नहीं भरोगे तुम्हारी इज्जत का फालूदा करके निकाल देंगे, तुम्हें जलील और रुस्वा करके निकाल देंगे। और आप जाके खड़े हो जाए ना कि पुलिस के पास और बोले भाई मेरे साथ बदतमीजी हुई है, मेरी इज्जत का मामला है, प्लीज आप जो है वो आके मेरा मुकदमा तो सुनवा दो, ये तो इलाज का बिल बेच के बोल रहे भरना पड़ेगा। तो सामने से जवाब क्या मिलता है कि जनाब हम नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ 2 थप्पड़ के ऊपर आप एफआईआर काटने को तैयार हैं, आप औरत को उसके अपने पैरों के अंदर गिराने को तैयार है। ये कैसी 2 नंबरी हो रही है भाई? देखिए इस वक्त मैं खुल के बात कह रहा हूँ, वज़ीर आला को नोटिस लेना चाहिए, तमाम अहले इख्तियार अहले इक़्तिदार अफराद को नोटिस लेना चाहिए, आईजी साहब आपको भी नोटिस लेना चाहिए। थप्पड़ों के ऊपर कौन सी एफआईआर होती है भाई? मुझे भी बताते हैं, हम भी दुनिया के अंदर रहते हैं, हम भी चीजों को जानते हैं। ठीक है उसने बदतमीजी की थी, आप बिठाते मदद करवाते, ठीक है उसने बदतमीजी की थी, गलत रवैया इख्तियार किया था, बैठ के बात होनी चाहिए थी। लेकिन कराची की बेटियां सड़कों के ऊपर जमीन के ऊपर बिठा दी जाएंगी इस सब के नतीजे में, और हम चुप रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मैं उस औरत के रवैये को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन उसके बाद जो सब कुछ हो रहा है, इलेक्ट्रिक से बड़ा चोर, बड़ा कातिल, बड़ा गुंडा, बड़ा बदमाश, बड़ा गबन करने वाला कोई और इस शहर के अंदर है ही नहीं। सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो चोरों के बादशाह बन के बैठे हुए हैं, इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं कटती, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनाया जाता। मैं इस वक्त तमाम समाजी तंजीमों को, तमाम वो लोग जो इस वक्त इख्तियार रखते हैं, कुछ ना कुछ नाम इस शहर के अंदर रखते हैं, जितने वीडियो ब्लॉगर्स हैं उनको कह रहा हूँ, अभी हमने देखा कि जो महाजन कल्चरल डे सेलिब्रेट किया गया, इसकी जितनी तंजीमें उनको कह रहा हूँ, और स्पेशली वो तमाम के तमाम लोग जो अभी जनरल इलेक्शन में आपके पास भीख मांगने आएंगे ना वोटों की, जितने भी हैं सबको कह रहा हूँ, अगर इस शहर के साथ सिंसियर हो तो खड़े हो, इस लड़की की पुष्ट के ऊपर खड़े हो, जाके उस थाने के अंदर जाए, इस पे एफआईआर कटवाई जा रही है, जाके घेराव कर लो के इलेक्ट्रिक के उस दफ्तर का। मैं तोड़ फोड़ की बात नहीं कर रहा, मैं किसी को इंतशार के ऊपर नहीं लेकर आ रहा, लेकिन जाके खड़े हो उस मकामी जगह के ऊपर, इनके दफ्तर के बाहर खड़े हो, इनको बोलो इंसान के बच्चे बनो, इनको बोलो अपनी बहन बेटियों के ऊपर जो है वो हम कोई हर्फ नहीं आने देंगे। यार मजाक लगाया हुआ यार इस शहर के लोगों के साथ। अब मैं के इलेक्ट्रिक को कह रहा हूँ कि आपको भी होश के नाखून लेने होंगे, वरना अगर कोई लहर चल पड़ी या शहर के लोगों का दिमाग घूम गया, सटक गए, पागल हो गए ना ये लोग, गलियों के अंदर तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ, गलियों के अंदर आज़ादी से घूम नहीं सकोगे। मैं आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। अगर ये कौम पागल हो गई ना तो आप सोच नहीं सकते आपके साथ क्या होगा। तो बराए करम इंसान के बच्चे बने, जो इनके एमडी साहब हैं वो भी इंसान के बच्चे बने, और इस मामले को ग्रेसफुली अंजाम तक पहुंचा दो, वरना नताइज संगीन आ सकते हैं। ये नौजवान तो ये बात कह रहा है कि अगर कराची वाले जाग गए तो बहरहाल मैं तो कराची वालों से नाराज़ हूँ इस बात पे कि कराची वाले सो रहे हैं। और कराची वालों तुम बेहिस बने रहो, बेशरम बन के अपनी माँ बहन बेटियों के साथ ये होता हुआ देखते रहो। तुम्हारा ये शेवा नहीं था, तुम्हारा ये कल्चर नहीं था। तुम्हारी माँ बहन बेटी के लिए कोई ज़रा सी आँख देखता था ना तो तुम उंगली डाल के उसकी आँख निकाल लेते थे। कराची वाले सोते रहो। मैं किसी उस पर उकसा नहीं रही हूँ, लेकिन मैं फिर हुज्जत तमाम कर रही हूँ, गैरत याद दिला रही हूँ कि तुम्हारा क्या कल्चर था। बड़े बड़े इनकलाब सिर्फ कराची से आए, पूरा पाकिस्तान सोता रहता है, लेकिन हर जुल्म के ख़िलाफ़ कराची जो है वो उठता है। लेकिन अब कराची जो है ना सो रहा है, बेहिस हो गया है। तो भाई अपनी बारी का इंतज़ार करो। आज किसी की बहन बेटी के लिए खामोश होकर बैठे रहो और फिर अपनी बारी का इंतज़ार करो कि तुम्हारी बहन बेटी के साथ भी यही कुछ होने जा रहा है। तो क्योंकि ये तो मकफ़ात अमल है, तुम सोते रहोगे, अपने हक़ के लिए लड़ोगे नहीं, निकलोगे नहीं। मैं रोज़ाना अपने व्लॉग्स में कहती हूँ, खौफ के बुतों को तोड़ दो, खौफ से जान छुड़ा लो। ये तुमसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, अल्लाह की ज़ात सबसे ज़्यादा ताकतवर है, उसने तुम्हें ताकत दी है। अल्लाह के भरोसे पे अपने खिलाफ़ जुल्म होने वालों के, जो जुल्म कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, उनके ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कराची वालों सोते रहो, नहीं तो फिर जैसे और पंजाब की बहन बेटियों के और सबके साथ होता है ना, तो तुम भी अपना तमाशा देखते रहना। मुझे बहुत गुस्सा है इस बात पे। हो सकता है नाज़रीन आपको मेरी बातें कुछ बुरी लगी हो, माज़रत चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह से जिस कंडीशन में मैं यहाँ देख रही हूँ लोगों को, तो मेरा खून खौल रहा है कि मीडिया पे ख़बर चल गई, सोशल मीडिया पे ख़बर चल गई, इसके बावजूद भी जो रेलवे हुक्काम है वो मज़े से सो रहे हैं, केसी के हुक्काम अपने घरों में मज़े से सो रहे हैं। और उस बच्ची के साथ कितना जुल्म हुआ कि उसकी वीडियो को बना के, पैर पकड़ने की वीडियो कहती रही कि मैं पैर पकड़ूँ, वीडियो बना के भले वायरल कर दूँ, लेकिन घड़ी की चौथाई में उसके लिए एफआईआर कट गई। और रोज़ाना जो बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, हफ्सा एक बच्ची 3 महीने से गायब है। आईओ से मैं मिलकर आई, आईओ साहब बता रहे कि मेरे पास तो केस अभी आया है, और उससे पहले वाला आईओ आपको पता है क्या कह रहे हैं? उसके बाप से कह रहे हैं ये तो रोज़ के केस ऐसे होते हैं, 4 साल बाद 3 साल बाद बच्चियाँ आती हैं, 4 बच्चे लेकर आती हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये
جو ظلم ہو رہا ہے جن کے ساتھ، ان کے لیے تو ایف آئی آر کٹتی نہیں، اور فوراً اس بچی کے لیے کٹ گئی، اور عدالتیں راتوں کو 12 بجے بلکہ اتوار کو بھی کھل جاتی ہیں، مگر قوم کے لیے نہیں کھلتی. قوم کی ماں بہن بیٹیوں پہ جو ظلم ہو رہے ہیں کوئی سو موٹر نوٹس نہیں لیتا. بہرحال اللہ ہی حافظ ہے اس ملک کا، اللہ ہی جو ہے کوئی معجزہ دکھائے تو شاید کوئی غیرت مند دلیر اس ملک کا حکمران اس ملک سے محبت کرنے والا ہے جو عوام کی سنے اور عوام کے لیے کچھ کرے، ورنہ تو صرف ہم سب بے حس ہو گئے، بس دیکھ رہے ہیں تماشا اور اپنی اپنی باریوں کا انتظار کر رہے ہیں. اجازت چاہوں گی اسی ریکویسٹ کے ساتھ کہ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، تاکہ میں ہر مظلوم کی جو آواز ہے وہ آپ تک پہنچاؤں اور آپ میری طاقت بنیں. اپنا اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.